तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को हम कैसे लिखते हैं, किन कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, सेट को किस प्रकार से रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है उसी को कहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट के टाइप्स क्या होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 में इसमें कंप्लीट करूंगा और आपका बहुत ही अच्छे तरीके से और आपको समझाऊंगा इन कलेक्शंस को हम सेट कहते हैं या कलेक्शंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बड़े आराम से समझा दूंगा। ठीक है, हम ज्यादा समय ना गंवाते हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर आपने 10th में अच्छे तरीके से मैथ नहीं की है या आपका कंसेप्ट थोड़ा वीक रहा है तो हम उसको दूर करते हुए बढ़िया तरीके से करेंगे। सेट का यूज कहाँ पे होता है? सेट का यूज आपके अलग अलग चैप्टरों में होता है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे आप, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आप, या स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, या कंप्यूटर साइंस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, डाटा हेडिंग पढ़ेंगे आप। कई सारे चैप्टर जो ऐसे हैं जिसमें इस सेट चैप्टर का यूज होता है। यानी सेट चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है आपके लिए। ऐसा है कि इसके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम आगे के चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे, वरना हमें चैप्टर को समझने में दिक्कत होगी। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए हम इस प्यारे से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही पहला हमारा जो कंसेप्ट है वो है कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है? कोई भी चीज, कलेक्शन का मतलब है कोई इकट्ठी चीज इकट्ठा करके रखा हो। जैसे प्लेयर्स की, जैसे एक टीम का प्लेयर जो होते हैं 11 प्लेयर होते हैं उसके कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, या पैक जो कार्ड होता है, कार्ड। ठीक है, क्राउड पीपल, या इवन नंबर का कलेक्शन, या इंटीजर का कलेक्शन, या ऑड नंबर का कलेक्शन। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कलेक्शंस हैं। कलेक्शन मतलब जैसे आपके पास किताबों का कलेक्शन है, आपके पास रखी होगी 6th क्लास की किताब, 7th क्लास की, 8th क्लास की, 9th क्लास की, 10th क्लास की, सब बुक्स बहुत सारे होंगे तो भी कलेक्शन है। लेकिन अगर आप उसे पार्टिकुलर 6 की अलग कर दें, 7 की अलग कर दें, 8th की अलग कर दें तो क्या बन जाएगा वो, उसे हम क्या कहेंगे? ये सारे कंसेप्ट आपको समझाने हैं। ठीक है, और आप बड़े आराम से समझेंगे, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में चैप्टर का बेस बनाने के लिए और भरोसा करना पड़ेगा मुझ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि हमारे पास है कलेक्शन। कलेक्शन हम किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले कलर चेंज कर दूं मैं और उसके बाद में आपको अच्छे से समझा दूं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है, या मैं ले लूं कौन सा कलर, कोई सा भी कलर ले लेता हूं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, चलो छोड़ो। अब देखो इधर कलेक्शंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैनी ऑब्जेक्ट टुगेदर फॉर्म अ कलेक्शन। माने कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो साथ में आते हैं क्या बनाते हैं? कलेक्शन बनाते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ पेन, कई सारे पेन्स हैं आपके पास तो कलेक्शन हो गया कलेक्शन ऑफ पेन्स। उसमें पेन के अगर नाम है या ब्लू, ब्लैक, या कलर वाइज, अगर कलर वाइज में पेन को डिफाइन कर दूं तो वो सेट बन जाएगा। यही समझो, कंसेप्ट को समझो, धीरे धीरे समझो। पहले कलेक्शन को समझो। कलेक्शंस क्या होते हैं? कोई भी चीज जो टुगेदर यानी साथ में हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो साथ में, उसे हम कलेक्शन कहते हैं। बहुत सारे, दो या दो से अधिक मिनिमम, ऐसे सिंपल भाषा में। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नंबर हो गया। कलेक्शन ऑफ नंबर जैसे कि जब आप लिखते हैं इसको 1 2 3 ऐसे कई सारे नंबर हो गए, ये भी कलेक्शन है। ठीक है, नंबर का कलेक्शन, नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया ये। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं या आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ये सभी दर्शाता है कलेक्शंस। या एक गाय का, बफेलोज, काउज, इन सब का कलेक्शन होता है जैसे चराने जाते हैं जब। तो कलेक्शन का मतलब होता है कि मैनी ऑब्जेक्ट टुगेदर मेक कलेक्शन। ठीक है, फॉर्म अ कलेक्शन। तो अब कंसेप्ट कनेक्ट, अगर आप कलेक्शन समझ गए, कलेक्शन के कंसेप्ट को समझ गए हैं अगर आप बड़े प्यार से, कलेक्शन की हिंदी भी होती है वैसे, ग्रुप या इकट्ठा होना। ठीक है, तो वो चीजों को हम कलेक्शन कहते हैं। अगर कलेक्शन समझ गए तो आप सेट समझ जाओगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? क्या होता है? एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को ले जाकर फिर मैं आपके चैप्टर को बढ़िया कर दूंगा, आसान बिल्कुल, कि आपको हर एक कंसेप्ट समझ में जाए। ऐसा क्यों करूंगा मैं? क्योंकि देखो क्या होता है कि कई सारे बच्चे क्या होता है कि 10th में अच्छे से मैथ नहीं पढ़ पाते, लेकिन 11th में मैथ ले लिए उन्होंने और उनका सपना है कुछ करने का, जेई करने का, मेंस करने का, या पीसीएम ले लिया उन्होंने कुछ बेहतर करने का। तो उसके लिए हम उनकी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से कि आप मैथ में तो अच्छे हो जाएं। आगे देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, माने मेरे लिए भी वही रहे, आपके लिए भी वही रहे। कहने का मतलब समझो कि मेरी क्लास में अगर, जैसे क्लास 11th में अगर 40 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट हैं, तो भाई वो सबके लिए 40 ही रहेंगे, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। आप यही बताओगे मेरी कक्षा में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में आप बोलोगे 40 स्टूडेंट है मेरी क्लास में। लेकिन अगर कोई कहे इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास 11th, तो वो वेरी करेगा। आप समझते हो कि आपका दोस्त इंटेलिजेंट है,
कोई समझता है कि उनका मॉनिटर इंटेलिजेंट है, कोई समझता है कि और भी कई सारे बच्चे हैं जो बुद्धिमान हैं, थोड़े से तेज हैं पढ़ने में, ठीक है। तो इंटेलिजेंट जो वर्ड दे दिया हमने, ये वेरी करेगा हर किसी के लिए, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जिस कारण से एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। समझ गए, कंसेप्ट क्लियर हो गया। वेल डिफाइंड कलेक्शन बता रहा हूं, कलेक्शन तो आप समझ गए ना, जैसे 40 स्टूडेंट है तो कलेक्शन है, 40 बच्चों का ग्रुप है भाई पूरा, वो कलेक्शन हुआ, ठीक है। उसमें भी हमें समझना है कि वेल डिफाइन कौन सा है, नॉट अ वेल डिफाइन कौन सा है, माने जो वेल डिफाइन नहीं है। आगे देखो, इवन नंबर लेस देन 10। अब इवन नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर इवन नंबर अगर आपको बताऊं तो देखो, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8, ठीक है। अच्छा, 10 से लेस देन बोला है तो इतना काफी है, इतना काफी है, इतना काफी है, ठीक है। तो हमने कहा इवन नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 यानी 2 4 6 8, ये एक इवन नंबर है, लेस देन 10 है। आप भी वही बताओगे, मैं भी बताऊंगा, कोई टीचर भी वही बताएगा, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी जो समझदार है वो यही कहेगा कि जो इवन नंबर होता है 10 से कम, लेस देन कम, ठीक है, वो इतने ही नंबर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। मंथ हैविंग 30 डेज, कौन कौन से मंथ हैं जिनके पास 30 दिन का होता है महीना। फरवरी को हटा दो, आप फरवरी को हटा दो, फरवरी के बाद आप ले लो, जैसे देखो ये वाला करते हैं ना, जनवरी फरवरी हटा दो, मार्च अप्रैल, पहला महीना क्या हो जाएगा, अप्रैल। उसके बाद में दूसरा देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। फिर उसके बाद में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर सितंबर अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर, ठीक है। तो ये जो सारे मंथ हैं मेरे प्यारे बच्चे, कंसेप्ट थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है लेकिन आपको बहुत आसान हो जाएगा। देखो, मंथ हैविंग 30 डेज, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इनके पास 30 दिन का ही होता है महीना, ठीक है, 30 दिन का ही होता है महीना। फरवरी को हटा देने को लेस नहीं बोला है हमसे कि 31 दिन से कम या 30 दिन से कम, ऐसा कुछ बोला नहीं है। हमसे बोला उसके पास कितने दिन हो, 30 दिन हो। तो अप्रैल 30 का होता है, जून 30 का होता है, सितंबर 30 का होता है, नवंबर 30 का होता है। ये मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, जिस कारण से हम इसे क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर, बहुत आसान है, ठीक है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्या होते हैं। अब देखो यार, किसी को पसंद है गुलाब, किसी को कमल, किसी को चमेली, किसी को चंपा, तो सबको यानी कि मतलब किसी को सनफ्लावर पसंद है, किसी को लोटस पसंद है, किसी को रोज पसंद है। इंग्लिश वाले हैं ना, अब इसलिए इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल फ्लावर, हर एक, वैसे तो हर एक फूल सुंदर होता है, हिबिस्कस हो गया वो भी अच्छा ही है, ठीक है। तो फ्लावर तो हर एक सुंदर होता है, लेकिन ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। आपको जो पसंद है वो आप बोलोगे नहीं मुझे तो कमल पसंद है, मेरे लिए तो कमल सुंदर है, माने लोटस, ठीक है। गुड स्टूडेंट, भाई गुड स्टूडेंट, यार आपके लिए आपका दोस्त अच्छा है, या दोस्त तो आपके लिए अच्छा नहीं है, दोस्त तो आपको पता है दोस्त की खासियत क्या है, अच्छा नहीं है। आपको आप में कोई, आपकी क्लास में कोई अच्छा स्टूडेंट लगता है कि हाँ वो सिंपल सीधा साधा है, लेकिन वो भी किसी के लिए हो सकता है बुरा हो, जरूरी थोड़ी वो अच्छा ही हो। यानी कि ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बहुत सिंपल है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, जबकि ये दोनों वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कितने आसानी तरीके समझ गए। अब जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शंस को हम कहते हैं सेट। क्या कहते हैं, सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ही हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट नाम देते हैं, ठीक है। और क्या नाम देते हैं, ठीक है, मेंबर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इनके ही नाम है, साइनोनिम्स है इनके नाम, ठीक है। एलिमेंट, मेंबर, ऑब्जेक्ट, बात एक ही है, ठीक है। देखो, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, माने सेट कुछ नहीं है, एक वेल डिफाइन हुआ ना तो उसे हम सेट कहेंगे। जैसे इधर मैंने कहा तो ये एक सेट बन गया, ये भी एक सेट बन गया, ठीक है, ये भी एक क्या बन गया, सेट बन गया, ठीक। तो ये सारे सेट्स हैं, यहाँ पे ये सेट बन गया, ठीक है, ये भी क्या है, एक सेट है, ठीक है। तो सेट का मतलब क्या है कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो तो सेट है, अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो सेट नहीं है। ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बहुत आसान तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से जैसे आप इतने प्यार से समझ रहे हो यहाँ पर, वैसे ही आगे आप समझते जाओगे, ठीक है। बस मेरी बातों को ध्यान देना है। तो हमने कहा सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके आगे हम पढ़े ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। अभी बता क्या रहा हूँ, वो इवन नंबर बताया था, यहाँ पे ऑड नंबर है। तो देखो लेस देन 10 क्या है, ये सेट बन गया, क्या बन गया, सेट। कैसे, 1 3 5 7 9, ये एक सेट बन गया, क्योंकि मेरे लिए भी वही है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि ऑड नेचुरल नंबर बताओ आप, 10 से कम बताना है, लेस देन 10, तो मैं भी तो ये बताऊंगा कि 1 3 5 7 9। आप भी वही बताओगे 1 3 5 7 9, क्योंकि 10 से नीचे बताना है आपको, 10 से कम। तो सिंपल सी बात है कि ये मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, ठीक है। इतना कंसेप्ट हो गया, आसान है, ये बहुत आसान था, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन था।
ठीक है, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, उसी के एग्जांपल्स हैं सारे। द रिवर ऑफ इंडिया, अब इंडिया में कितनी रिवर बहती हैं? अगर कोई पूछे, अगर आपको सारे नाम पता हो या मुझे सारे नाम पता हो, तो मैं वही बोलूँगा गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है? और भी जो भी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं वैसे तो, ठीक है? सिंधु नदी भी बहती है, अपने यहाँ बहती है, और फिर पाकिस्तान में बहती है वैसे तो, और भी बहुत सतलुज नदी है, कई सारी नदियाँ। लेकिन अगर कोई कह दे नील नदी, तो नील नदी इंडिया की नहीं है। अगर इंडिया की नील नदी नहीं है, तो उसे हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो द रिवर ऑफ इंडिया अगर मैं बोलूँ, द रिवर ऑफ इंडिया, तो इंडिया के रिवर में आप इन्हीं सब का नाम बताओगे, मेजर पढ़ते हैं समझने के लिए, कि आप कहोगे कि कौन सी नदी है सबसे बढ़िया, सबसे पहली नदी तो गंगा माता जी है जो, ठीक है, यमुना जी है जो, ठीक है, गंगा में सरस्वती है, सरस्वती, सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती रिवर। ऐसे कई सारी नदियाँ आप बता दोगे, बहुत सारी नदियों के बारे में बताओगे आप, ऐसी बात नहीं है कि एक ही नदी बताओगे, 2 ही 3 नदी बताओगे। लेकिन कांसेप्ट को समझिए कि मेरे लिए भी वही नदियाँ रहेंगी, आपके लिए भी वही नदियाँ रहेंगी, तो इनको हम कलेक्शन बोलते हैं, एक सेट्स बोलते हैं, ठीक है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये क्या हो जाएँगे, सेट्स हो जाएँगे। द वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अब इंग्लिश अल्फाबेट में आपको कितने वोवेल देखने को मिलते हैं? 5। आपसे पूछूं तो आप भी कहोगे ए ई आई ओ यू, और या कोई किसी से भी पूछे ए टू जेड, आप जो भी जिससे भी समझदार बच्चे से पूछेंगे जिसको पता है कि वोवेल बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है, तो वही बोलेगा ए ई आई ओ यू, उन्हीं 5 को बोलेगा, ठीक है। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, अब मेरे प्यारे बच्चे, ट्रायंगल तो राइट एंगल भी होता है, ठीक है, इक्विलेटरल भी होता है ना, इक्विलेटरल होता है, स्केलन होता है, आइसोसेलेस होता है, ऐसे कई सारे ट्रायंगल हैं। देखो देखो ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान सुनो। वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल, वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल जो हैं। तो आपसे बोलेंगे कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, आप बोलोगे स्केलन होता है, आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल होता है, तीनों पता है आपको। हिंदी में अगर मैं बताऊं, हिंदी वैसे आप है नहीं आपके पास तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल नॉर्मल सी बात बताओगे कि आइसोसेलेस तो होता ही होता है, जिसमें 2 भुजाएं इक्वल होती हैं, 2 साइड आर इक्वल, ठीक है। स्केलन होता है, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इक्विलेटरल होता है, इसमें ऑल साइड आर इक्वल होते हैं, तीनों साइड जो होती हैं, ठीक है। राइट एंगल होता है, जो एंगल बनता है 90 डिग्री का, ये सारा आप बता दोगे, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ तो सेट हो गया, ठीक है। इतना ही आसान है, बहुत ईजी है, समझना है बस आपको, ठीक है। प्राइम फैक्टर 210 का नेमली कितना होगा, 2357 ही होगा, सीधी सी बात है। तो जो ये सारी चीजें हैं, अब अगर आपको कहूं कि 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप ऐसे लिखोगे 210 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, और करोगे जब आपको मिलेगा 2357, ठीक है, इतना मिलेगा। तो ये आप कहोगे कि आप भी निकालोगे तब भी वही आएगा, मैं भी निकालूंगा तब भी वही आएगा, कोई भी स्टूडेंट निकालेगा मैथमेटिक्स का तो भी यही आंसर आने वाला है, 2357, जो कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, समझो बात को। जब कभी भी पर्सन टू पर्सन कोई सेट्स या कलेक्शन चेंज नहीं होता है, तो उसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, माने मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है, तो आप क्या कहेंगे उसे, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे मैं कहूं कि अच्छा खिलाड़ी कौन है, एक गुड प्लेयर कौन है, या बढ़िया प्लेयर कौन है, तो आप, कोई कहेगा विराट कोहली है, तुरंत ही विराट कोहली कहेंगे, कोई कहेगा रोहित शर्मा है, कोई कहेगा सूर्य कुमार है, कोई कहेगा एमएसडी है, एमएसडी का नाम तो आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। ऐसे कई सारे प्लेयर, या फुटबॉल प्लेयर में मतलब कोई कहता है रोनाल्डो है, कोई कहता है लियोनेल मेसी है, कोई कहता है सुनील छेत्री है, मतलब हम तो सुनील छेत्री हैं। ऐसे कह कह के मतलब सबके लिए अलग अलग प्लेयर्स अच्छे होते हैं, जिस कारण से वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनता है, जबकि यहाँ पे क्या बनेगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगा। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जब आप इसका हल निकालेंगे, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, तो आपको मिलेगा 2 और 3 मिलेगा। कैसे मिलेगा 2 और 3 मेरे प्यारे बच्चे, आपने फैक्टराइजेशन मेथड तो किया ही होगा क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 2 जो कि गुणनखंड के ऊपर ये फैक्टराइजेशन है, चैप्टर नंबर 4 जो फैक्टराइजेशन पे डिपेंड है, ठीक है। जब आप 9th में भी आपने किया होगा चैप्टर नंबर 2, वहां पे भी था 2.3 में, क्वेश्चन नंबर शायद 6 रहा होगा या 5 रहा होगा, ठीक है, इतना रहा होगा, 4 रहा होगा, 4। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से, इसका जवाब क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, जीरोस फैक्टराइजेशन मेथड से, नहीं तो कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो है उससे निकालेंगे, डी के फॉर्मूले से, 4 चैप्टर से, तब भी आंसर आपको 2 और 3 मिलेगा, जो कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। चाहे आप कैलकुलेट करें, चाहे मैं कैलकुलेट करूं, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो सारे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेट्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, एन ऑब्जेक्ट और आइटम कंटेन इन अ सेट्स, यानी कि एक सेट में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, या आइटम कह लो,
आइटम कह लो या मेंबर कह लो या एलिमेंट कह लो, एलिमेंट तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ इसीलिए एलिमेंट नाम नहीं दे रहा। एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंटेन इन अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट, उसी को हम एलिमेंट ही कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं, सब साइनोनिम्स हैं उसके, उसके अलग अलग नाम है। जैसे आपके नाम है चिंटू, पिंटू, मिंटू, और स्कूल में आकाश दे दिया नाम आपका, सौरभ दे दिया नाम आपका, घर में ऐसे ऐसे कुछ नाम है उल्टा सीधा। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को ही हम एलिमेंट कहते हैं, मेंबर कहते हैं, बात वही है, सेम सेम, ठीक है। लेकिन कब, देखो एक सेट ए है, इस सेट में जो 1 2 3 4 आपको देखने को मिल रहा है, यही सारा क्या है, एलिमेंट है, यही सब क्या है, एलिमेंट है, यही क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे, ठीक है, सिंपल भाषा में समझ गए आप। तो हम कह रहे हैं कि वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए, कि अगर वो जो वन है, वन अगर इस सेट ए में दिख रहा है तो हम कहेंगे वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर मान लो मैंने कहा 5, तो या देखो इसको हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, ये रहा इसका सिंबल, ये ग्रीक वर्ड है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है, EPSILON इसकी स्पेलिंग होती है, इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। तो आप समझो जो एप्सिलॉन होता है, इसको वैसे तो देखो समझो, 2 मिनट दो तो समझ में आएगा ज्यादा। क्या हो रहा है कि एलिमेंट किसे कहते हैं, एक सेट के अंदर जो भी मेंबर या ऑब्जेक्ट कंटेन होते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 सारे ही क्या है, एलिमेंट है या मेंबर है। सिंबल से अगर मुझे दर्शाना हो तो मैं क्या कहूंगा, 1 बिलोंग टू सेट ए। जो इसको पढ़ते क्या है, नाम तो इसका ग्रीक वर्ड में क्या था, ग्रीक में इसको एप्सिलॉन कहते थे, ठीक है, ये बात अलग है। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, ये बात समझो, हम इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं, बिलोंग टू, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, बिलोंग टू। देखो 1 बिलोंग टू सेट ए, सिंपल सिंपल, जो 1 है वो बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, सेट ए में बिलोंग करता है, ठीक है। या अब दूसरा देखो, अगर मैं कह दूं 5, तो 5 है नहीं सेट में, तो 5 डज नॉट, जो ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, ठीक है, आप ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, ऐसे नॉट डाल देंगे, डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, सिंपल हो गया, कितना आसान हो गया, ठीक है, समझ गए कंसेप्ट को, समझ गए। बिलोंग टू का मतलब होता है उसमें है, ठीक है, और अगर डज नॉट लगा दिया, डज नॉट बिलोंग टू, तो उसमें नहीं है, सिंपल। 5 आपको नहीं दिख रहा, मैं कह दूं 7, तो आप कहोगे जो 7 है वो सेट ए में नहीं है, तो आप ऐसे नॉट का साइन डाल दोगे, क्रॉस डाल दोगे, ऐसे लाइन में मार दोगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि देखो बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू, बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू, ऐसे हम बोल देते हैं, ठीक है। तो 1 जो है बिलोंग टू सेट ए, जबकि 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। कितना इजी है यार, कितना इजी है, 10th अभी 11th में बहुत इजी लगेगा आपको, ऐसे आगे मैथ है, इस बात नहीं, इजी नहीं है, लेकिन ठीक है, मजा आ रहा होगा आपको और मुझे भी पढ़ाने में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, देखो एलिमेंट आपने पढ़ लिया, जब भी कोई एलिमेंट या दो किसी सेट में होता है तो उनसे बिलोंग टू से सिंबल से दर्शाते हैं। अभी क्वेश्चन करूंगा, आपको इजी आ जाएगा, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आगे अगर हम पढ़ें इसी तरीके से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ें, अगर हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। टाइप्स ऑफ सेट भी हम पढ़ेंगे, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, इक्वल सेट्स होते हैं, कई सारे सेट्स हैं, वो हम 1.2 में जब जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सब सेट के बारे में पढ़ेंगे 1.3 में, ऐसे कई सारे, मतलब कंसेप्ट बहुत सारा, 1.6 तक आपको पढ़ाना है, ऐसी बात नहीं है कि पहला ही चैप्टर है, ये तो 1.1 है। इस 1.1 एक्सरसाइज में जो जरूरी चीजें हैं, इंट्रोडक्शन, देखो एक साथ अगर मैं आपको सारा कुछ दे दूंगा, जैसे एक साथ आपको पानी में धकेल दिया जाए तो आप बह जाओगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा समझेंगे और थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए, क्लास 11 में तुरंत आके आपको कोई 4 घंटे का लेक्चर दे दूं, आप पागल हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा, कुछ आएगा लेकिन भूल जाओगे, ठीक है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट अगर हम पढ़ें तो रोस्टर फॉर्म होता है, सेट वेल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, पर ज्यादा यूज नहीं करते। रोस्टर फॉर्म ज्यादा बढ़िया है, नाम भी अच्छा है, रोस्ट कर दिया भाई रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेट वेल्डर फॉर्म है, तो देखो सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो सेट होता है, जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने यहाँ छोटा लेटर नहीं डाला, सेट ए ने नाम दिया मैंने, तो छोटा ए ऐसे नहीं डाला मैंने बड़ा लेटर डाला, क्या डाला, बड़ा। तो ये कंसेप्ट आप समझना होगा आपको कि जो सेट होते हैं उसे हम यूजुअली, ऐसा कोई, देखो ये हर एक वर्ड की मीनिंग दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना आप। सेट आर यूजुअली मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि हम बड़ा ही लिखेंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है।
नॉर्मली अगर हम लिख रहे हैं, सेट को डिनोट कर रहे हैं, तो कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर ले सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। और जो सेट के अंदर है, द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, ऐसे ए बी सी एक्स वाई जेड etc। ओके, जैसे मैंने कहा सेट वी जो है वोवेल लेटर का है। अच्छा ठीक है, इसके अंदर अगर मैं दर्शाऊं तो ए ई आई छोटा डाल देता हूं, ठीक है, बड़ा डालने वाला था वैसे, आई ओ और यू, ये आपका हो गया, ठीक है। तो आपने कहा कि जो सेट होते हैं उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सेट का नाम किसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से, चाहे वो ए बी सी एक्स वाई जेड हो, चाहे कुछ भी लेटर हो। उसके अंदर जो प्रेजेंट करेंगे उसे हम स्मॉल लेटर से करेंगे, पर ये भी कोई कंसेप्चुअल मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, यूजुअली है। यूजुअली मतलब नॉर्मली कि हाँ लिख रहे हैं बस, ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि आपको लिखना ही है। अगर वो गलत हो जाएगा अगर आप नहीं लिखोगे तो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझा दूंगा। अब देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है, रूल है भाई, ऐसा नहीं है कि आप घोंच के आ रहे हो कुछ भी नहीं। 11th क्लास में मैथ में ये हर एक चीज पे रूल है। अगर आप रूल फॉलो नहीं करते तो आपका कंसेप्ट या जो सवाल करेंगे आप गलत हो जाएगा, ठीक है। 10th नहीं है कि ऐसे ही जो लिख दिया मास्टर चेक कर देगा बस। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो आपको बातें समझनी है, करली ब्रेकर लगाना है दोनों तरफ से, ठीक है। क्या लगाना है? करली ब्रेकर, ठीक है। उसके बाद में ये करली ब्रैकेट हो जाएगा, कॉमा लगाना है। जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा कि सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, या कह दिया सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब आप इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले? रिप्रेजेंट करने वाले किसमें? या मैंने कहा कि देखो सेट ऑफ अल्फाबेटिकल जो वोवेल्स होते हैं उनका है, किसी भी चीज का मैं समझा रहा हूँ, समझना इस चीज को, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जब से मैं बोलूँ तो इसमें करली ब्रैकेट लगाना है, 1 लिखना है, नेचुरल नंबर बोला ना, तो 1 2 3 4 ऐसे करके करके आप ऐसे इसका करली ब्रैकेट दूसरे साइड से भी मार सकते हो। अब इसमें यह समझने वाली बात है कि हमने किया क्या क्या है। देखो करली ब्रैकेट लगा देना है, सेपरेशन के लिए कॉमा लगाना है, रिपीटेशन नॉट अलाउ। रिपीटेशन नॉट अलाउ का मतलब क्या है समझना ध्यान से। रिपीटेशन नॉट अलाउ का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा, कोई भी लिखा, जैसे मैंने लिखा बेटर, BETTER। अब मैं कह रहा हूं इसे मुझे किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। आप किस में लिख के दिखाओ? रोस्टर फॉर्म में। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूं? तो इसमें करली ब्रैकेट लगाऊंगा, रूल फॉलो। क्या? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट थोड़ा बनाने में मुझे मुश्किल होती है शायद, तो बी लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा अगर मैंने इसे छोटे लेटर में लिख दिया, बड़े बड़े लेटर में लिखता हूँ जिससे अच्छा रहे, ठीक है। देखो ऐसे लिख के ही आएगा, ऐसी बात नहीं कि मैं ही लिख रहा हूँ, ऐसा ऐसा लिख के ही आएगा, ठीक है। तो बी लिख दिया, ई लिख दिया। अब टी लिख दूंगा, और टी 2 बार है तो कितनी बार? एक ही बार लिखूंगा। ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, तो ई नहीं लिखूंगा, और फिर आर लिख दूंगा, और हो गया कंप्लीट हमारा, होगा हमारा कंप्लीट। बीच में क्या डालना है? कॉमा डालना है। तो अब कितनी सारी बातें आप सीख गए कि सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या लगाना है? दोनों तरफ से करली ब्रैकेट लगाना है। एक एक कंसेप्ट बहुत आसान समझो, क्योंकि मुझे पता है 11th 10th की मैथ पढ़ने वाला बच्चा 11th की मैथ में थोड़ा सा घबरा जाता है, ठीक है। किसी का जो है हिंदी मीडियम पढ़ रहा होता है, इंग्लिश मीडियम में आते हैं कई बार, तो ये भी दिक्कत होती है। तो वो सारी चीजों को समझते हुए आपको बहुत बेसिक से समझाना पड़ता है। करली ब्रैकेट, कॉमा लगाना है। नो रिपीटेशन का मतलब होता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। रिपीटेशन का मतलब है जब यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं, वर्ड क्या देख रहे हैं कि टी और ई दोनों बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो उसे हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, हम एक ही बार लिख रहे हैं। ऐसे स्कूल हो गया, कॉमन हो गया, ऐसे कई सारे, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, उसमें भी जो वर्ड है ओ, वो भी, और शायद आर भी, ऐसे करके रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट समझो कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है ई और ई, तो हमें एक ही बार लिखना है। टी डबल बार आए तो एक ही बार लिखना है, माने कोई भी वर्ड चाहे एक बार आए, चाहे 3 बार आए, चाहे 10 बार आए, उसे हम एक ही बार लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ऑर्डर डज नॉट मैटर। भाई साहब ऑर्डर डज नॉट मैटर का क्या मतलब है? मतलब ही मतलब है। करली ब्रेकर लगाया, ठीक है, मैंने कहा मैं टी लिख दूंगा, आर लिख दूंगा, बी लिख दूंगा, ठीक है, और फिर टी ई बी हो गया, आर हो गया, लो हो गया, खत्म। खत्म क्या? समझो देखो कि मैंने कहा ऑर्डर में मैटर नहीं कर रहा, ऑर्डर में मैटर नहीं कर रहा। क्या कर रहा हूँ? टी बीच में, पहले बीच में था, साइड में लगा दिया, ई बी इधर था, इधर लगा दिया, इधर इधर, कुछ भी। ऑर्डर डज नॉट मैटर का मतलब है कि आप उल्टा सीधा कैसे भी लिखे, बस वो लेटर लिखा होना चाहिए। जैसे मान लो एक देखो, और देखो कंसेप्ट समझते रहो बस यार तुम, ठीक है। मैंने कहा करली ब्रेकर लगाया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ये एक ऑर्डर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ 2 लिख रहा हूँ करली ब्रेकेट लगा के, 3 लिख रहा हूँ, नहीं 3 क्यों लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा और 3 लिख दूंगा। अब लो, ले लो, ये लो,
2413 लिखा है, जबकि ऊपर 1234 लिखा है, जबकि यहाँ पे 2413 लिखा है। तो क्या ऑर्डर जरूरी है? तो ऑर्डर नहीं जरूरी है, ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे लिख दो, बस लिखा होना चाहिए, सेम एलिमेंट या सेम ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए उसमें, ठीक है। डॉट फॉर इनफाइनाइट सेट, कितने डॉट होने चाहिए मेरे मुन्ना? 3 डॉट होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पे ज्यादा डॉट लगा दिया है, ठीक है। अब यहीं पे समझाना था इसलिए लगा दिया। देखो मैक्सिमम इनफाइनाइट सेट के लिए कितने डॉट होने चाहिए? 3 डॉट होने चाहिए, 1 2 3। इस पहले वाले डॉट को हम बोलते हैं एंड, दूसरे वाले डॉट को हम बोलते हैं सो, और तीसरे वाले डॉट को हम बोलते हैं ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है। माने या हम कहते हैं कंटिन्यू फॉरएवर, कंटिन्यू फॉरएवर, ठीक है। कंटिन्यू फॉरएवर का मतलब है कि वो आगे ये होता है, ठीक है। ज्यादातर लोग एंड सो ऑन ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कई किताबें कहती हैं कंटिन्यू फॉरएवर, ठीक है। तो समझना है आपको, दो चीजें मैंने बता दिया, जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं वो सब बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो डॉट कितने मेरे मुन्ना? डॉट होना चाहिए 3 डॉट होना चाहिए। कितने डॉट होने चाहिए? 3 डॉट। कौन कौन से? एंड सो ऑन पढ़ते हैं उसको, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, मैंने कहा सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भाई साहब क्या इनफाइनाइट तक जाता है, तो इनफाइनाइट को प्रेजेंट करने के लिए कितने डॉट? ओनली ऑन 3 डॉट, ठीक है। एंड सो ऑन या कंटिन्यू फॉरएवर। चलो ये कंसेप्ट आपको आ गया रोस्टर फॉर्म में। अब हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल, समझते हैं। वाओ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इधर, अब मुझे लिखना है पहले के लिए, अगर मैं लिखूं आंसर, ठीक है, और पहले ए के लिए लिखूं मैं, अगर ए के लिए लिखूं मैं तो क्या लिखूंगा मैं मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं ए के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, क्या कह रहा है पहले वो समझते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इज, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो डिवाइड हो रहा है किससे? 42 से, मतलब 42 को डिवाइड कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो 42 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, पहले तो वो समझ में आना चाहिए आपको। क्या एक के टेबल में 42 आता है? आता है। दो के टेबल में आता है? आता है। तीन में नहीं आता शायद, 39 3 36 33 36 39 42 आ जाएगा भाई, ऐसी बात नहीं है। 3 में आ जाएगा, फिर 6 में आ जाएगा, फिर 7 में आ जाएगा, फिर 8 9 10 11 12 किसी में नहीं आएगा शायद, ठीक है। सीधा आ जाएगा किसमें? 21 में, और फिर सीधा किसमें आ जाएगा? 42 में। और किसी में एक के टेबल में आता है। देखो आपको पता है कि एक के टेबल में 42 आता है, किसी भी एक के में आएगा, दो में आएगा 21 बार में, ठीक है। तीन में आएगा आपका 14 14 14 42, यानी आपका आएगा किस में आएगा? 14 में भी आएगा, ठीक है। और उसके बाद में किस में आएगा? 21 में आएगा, और किस में आएगा? 42 में आएगा, ठीक है। 42 का टेबल 1 बार पढ़ोगे, सेम सेम। तो आप समझ गया, एक का टेबल, दो का टेबल 21 बार, तीन का टेबल 14 बार, 6 का टेबल 7 बार, 7 का टेबल 6 बार, 14 का टेबल 3 बार, 21 का टेबल 2 बार, 42 का टेबल 1 बार। यानी कितने सारे नंबर हैं जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं। क्या लिखा है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, जो नेचुरल नंबर होने चाहिए जो डिवाइड करने। ऐसा नहीं है, देखो इंटीजर नहीं बोला, इंटीजर बोलता या होल, देखो इंटीजर बोलता तो हमें माइनस के नंबर भी लेने पड़ते। तो ये भी जरूरी है कि वो हमसे कहेगा कि हमें नेचुरल नंबर चाहिए, इंटीजर चाहिए, होल नंबर चाहिए, रियल नंबर चाहिए, क्या चाहिए हमें, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डोमेन, कहते हैं इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। तो आगे मैं बताऊंगा कि डोमेन क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी फिलहाल समझो कि हमने कहा, उसने हमसे क्राइटेरिया दिया है कि नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर ही होना चाहिए जो 42 को डिवाइड करे। किसको डिवाइड करे? 42 को। तो अब इसको लिखने हैं, सबसे पहले करली ब्रैकेट, उसके बाद में हमें क्या लिखना है? 1, फिर 2 इसके एलिमेंट्स लिखेंगे यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 में तो आता नहीं है, 6 लिखेंगे, 7 लिखूंगा, ठीक है। इसी तरीके से 14 और 21 और 42, ये हो जाएगा करली ब्रैकेट, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तरीका होगा किसमें? हमने लिख दिया कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म, ठीक। आपने रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आपने रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ लिया, तो ये रोस्टर फॉर्म है। अब अगला देखो, रोस्टर फॉर्म में ए नहीं आएगा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब हमें द सेट ऑफ ऑल वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो इंग्लिश अल्फाबेट में यार आप समझते हो, इतना तो पता ही है आपको, इतना बताने की जरूरत नहीं है, आपने शुरू से पढ़ते आओ कि सेट ऑफ ऑल, क्या बोला है? सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपने कहा कि जो मेरा बी आंसर होगा, जो बी का आंसर मैं दूंगा वो क्या दूंगा? करली ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। अब हमें पता है कि वोवेल जो होते हैं, वोवेल लेटर वो 5 ही होते हैं। ए होता है, और क्या होता है? ई होता है, आई होता है, ओ होता है, और यू होता है, ठीक है। यू तो 2 बार बन गया,
अब देखो इसका कर्ली ब्रेकेट लगा दिया, तो इस तरीके से हमने लिख दिया द सेट ऑफ ऑल वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। सिंपल है सब, ये एग्जांपल में समझा रहा हूँ क्योंकि आपका कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो आप सवाल को बहुत आसान तरीके से कर पाओगे, ठीक है। द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या कह रहे हैं भैया, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी ऑप्शन। देखो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको बड़े प्यार से कर लेना है, कर्ली ब्रेकेट लगा दिया, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर, अब मेरे प्यारे बच्चे ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप बताओगे कि ऑड नेचुरल नंबर जो 1 है, एक ऑड है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे सारे ऑड है ना, ये सारे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो हम इन्हें लिख देते हैं 1 3 5 7 9, एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, बस 3 डॉट, क्योंकि इनफाइनाइट है ये। इनफाइनाइट सेट के बारे में आप पढ़ोगे, जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा जब मैं, ठीक है। इनफाइनाइट सेट के बारे में आपको पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ना है। तो देखो मैंने क्या कहा, 1 3 5 7 9 ये सारे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। कंसेप्ट आसान से क्लियर हो गया, क्या क्या पढ़ा दिया मैंने, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आपको, क्योंकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में कमी आ जाए। देखो कलेक्शन पढ़ा दिया, ठीक है। कलेक्शन क्या होता है, मैनी ऑब्जेक्ट टुगेदर फॉर्म कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन बहुत सारे लोगों का समूह भी होता है, डिफाइन देखो वेल डिफाइन कलेक्शन होते हैं और नॉट अ डिफाइन कलेक्शन होता है। सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइन कलेक्शन उसे हम सेट कहते हैं, ठीक है। उसके आगे सेट को रिप्रेजेंट करने एलिमेंट बता दिया मैंने, अगर एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 बिलोंग टू सेट ए, बिलोंग नहीं करता तो 1 देखो जैसे 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है, ऐसे करते हैं, उसे बिलोंग टू बोलते हैं। वैसे एप्सिलॉन उसका नाम है ग्रीक वर्ड में, अगर मैंने मतलब बता दिया आपको तो इसका मतलब नहीं उसे एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन तो ग्रीक में नाम है, उसे हम जो कहते हैं पढ़ते हैं उसे बिलोंग टू पढ़ते हैं, 1 बिलोंग टू सेट ए ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। 1 डज नॉट बिलोंग टू मतलब या 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब आगे देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, दो तरीका होता है। अभी हमने पढ़ा सिर्फ रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ा है, ये हमने उसके क्वेश्चन किए कुछ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब आगे हम अगर पढ़ें या हम पढ़े सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ नहीं करते, कुछ तो करना ही पड़ता है। क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, यूज वेरिएबल, जैसे वेरिएबल क्या लिखेंगे, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, लिख सकते हैं। और इसमें जो डबल डॉट मैं लगाऊंगा ऐसे करके उसे हम सच दैट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सच दैट, ये हमें पढ़ना है, ठीक है, समझना ध्यान से। डोमेन में भी नीडेड, डोमेन क्या होता है मेरे बच्चे, डोमेन में भी नीडेड का मतलब है कि डोमेन जरूरी है, कभी कभी जरूरी है। क्यों जरूरी है, जैसे यहाँ पर अगर आपसे ऐसा ना कहा होता, यहाँ पर ठीक है, क्या ना कहा होता, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। अब देखो अगर वो हमसे ये ना कहा था नेचुरल नंबर, हमसे कह देता कि डिवाइड, तो भाई साहब डिवाइड करने को तो 2 भी, माइनस का 2 भी तो डिवाइड करेगा, माइनस का 6 भी तो डिवाइड करेगा, कोई क्राइटेरिया ना देता तो हम क्या लिखते, कुछ भी लिखते। जैसे कि हमसे बोल दे कि 4 जो है 4 वो किसका स्क्वायर है, किन संख्याओं का स्क्वायर, तो आप कहोगे भैया 2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी मिल जाएगी, एक -2 मिल जाएगी और एक क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो आप समझो कि यहाँ पे हमें बोला ही नहीं, इंटीजर या कुछ नहीं बोला, तो हम क्या कहेंगे कि 2 -2, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो हमें कहना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो इवन हो, मतलब नेचुरल हो, क्या हो, नेचुरल नंबर चाहिए हमें। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर में हम इंटीजर को हटा देंगे तो ये लिख देंगे, ठीक है, ये बात है, समझ गए बारे बच्चे। तो डोमेन में भी नीडेड, डोमेन वर्ड जो है उसे कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो तो आगे और समझा दूंगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो मीन सच दैट, या डोमेन में देखो इसका मतलब, तो डबल डॉट का मतलब तो सबको पता है, सच दैट होता है, डोमेन में भी नीडेड बेस्ट फॉर इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के लिए ये अच्छा है। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे अगर हमें इनफाइनाइट सेट लिखना है, क्या लिखना है, इनफाइनाइट सेट लिखना है, तो उसको हम बड़े प्यार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक्स करली ब्रैकेट तो इसमें भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। देखो क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज अ, ठीक है, ऑड, ठीक, नेचुरल नंबर। अब क्या हुआ, लिख दिया मैंने इसे, एक्स सच दैट एक्स इज द ऑड नेचुरल नंबर। अब देखो इसे लिखना बहुत आसान है, इनफाइनाइट सेट के लिए बहुत इजी है, आसानी से लिख दिया कि वो क्या होना चाहिए, एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स है हमारा, इसको पढ़ते क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, माने जो एक्स है हमारा, जो एलिमेंट है हमारा, वो क्या होना, एक ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। कितना टाइम होगा हमारे लेक्चर को, आधा घंटा ही हुआ अभी तो, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। अब देखो इधर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इज 1 2 3, ये इतने सारे नंबर लिखे हमें पहले दिया है, ये मैं खुद से लिख कर लेके आया हूँ, ऐसा नहीं है, किताब में नहीं था,
कम है, लेकिन मैं अलग तरीके से तो मैं इसे लिख के लेके आया, ठीक है, अलग से। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। अब हमें क्या लिखना है, इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिख के दिखाऊं मैं आपको? बड़े प्यार से लिख के दिखाता हूं। क्या करना होता है, इसमें भी करली ब्रेकेट लगता है। क्या लगता है? करली ब्रेकेट, ठीक है, बहुत इजी तरीके से करली ब्रेकेट लग जाएगा। और हम कहेंगे x सच दैट x इज अ, ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखो कितना इजी है, समझो, दिख रहा है आपको? हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट, मुझे दिख रहा है सामने, ठीक है। क्या हो रहा है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। कितनी इजी चीज है, देखो इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या बताया आपको? एक तो करली ब्रेकेट लगाना है, जो दो डॉट होते हैं, पहले तो समझो, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओ कि क्या क्या जरूरी है। प्रॉपर्टी पता होना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखा हमने, क्या लिखा कि वो ऑड नेचुरल नंबर, मतलब क्या है, ऑड नेचुरल नंबर नहीं है, 42 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? 42 को डिवाइड कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा दिमाग से हट जाता है। क्या कर रहा है? x इज अ नेचुरल नंबर, वो एक नेचुरल नंबर है, वो 42 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी, ये प्रॉपर्टी हुई, जो आपने कहा वो क्या हुई? प्रॉपर्टी हुई। अगली बार वेरिएबल यूज किया है, वेरिएबल क्या यूज किया है यहाँ पे? x सच दैट x, यही वेरिएबल है, ठीक है। y सच दैट y, z सच दैट z, ये होता है, क्या होता है? वेरिएबल होता है। यहाँ पे सच दैट के लिए डबल डॉट लगा है, डबल डॉट लगा दिया सारे में, ठीक है। डोमेन में भी लीडर, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं। कि आपको जो नंबर लेने हैं जो 42 को डिवाइड करे, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और बेस्ट फॉर इनफाइनाइट सेट, यानी इनफाइनाइट सेट के लिए वो अच्छा है, माने सेट बिल्डर फॉर्म अच्छा है इनफाइनाइट सेट के लिए। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। देखो अब यहाँ पे बी ऑप्शन देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसे लिखना है तो कितनी इजी तरीके से लिख सकते हैं। देखो हमें क्या लिखना है? करली ब्रेकेट डालना है। ऐसा नहीं आप सिंपल ब्रेकेट नहीं डाल सकते, ठीक है। करली ब्रेकेट डालिए, उसके बाद में क्या कहिए? x सच दैट x इज अ, ठीक है। क्या लिखना है बताओ प्यारे बच्चे? ऑल वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो सच दैट सच x, देखो x सच दैट x इज अ वोवेल, ठीक है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहाँ पे क्लोज कर दो। तो क्या समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो आप कि नहीं समझ पा रहे? देखो कंसेप्ट को समझो। द सेट ऑफ ऑल वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट इज, हमें पता है, हमें ये जो रोस्टर फॉर्म है बाबू, ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म से हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में कर रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब किसी को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं? उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, करली ब्रेकेट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जैक्ट साथ डायरेक्ट नंबर नहीं लिखते, कोई नंबर डायरेक्ट उस चीज को नहीं लिखते, हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टी। और हम वेरिएबल यूज करते हैं, डॉट लगाते हैं, जिसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। ये कंसेप्ट है, बहुत इजी सा, आपको समझ जाना चाहिए। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय 135। तो रोस्टर फॉर्म में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रहेगा? जो सेट बिल्डर फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चे, उसमें क्या रहेगा? ऐसे रहेगा, करली ब्रैकेट x सच दैट x, ठीक है, इज एन ऑड। अब ये डिपेंड करता है इज लगाना है कि एन लगाना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। जो इज और एन का मतलब ए और एन का प्रयोग तो आप जानते हो क्या होता है। यहाँ पे एन लगाया मैंने, इससे पहले ए लगाया था, ठीक है। तो समझना, ऑड नेचुरल नंबर, ओके, ये बहुत इजी था, समझ गए बात को। ऑड नेचुरल नंबर, स्पेलिंग की अगर मिस्टेक हो तो आप समझ जाना, ठीक है। मिस्टेक नहीं होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, बस लिखा हुआ मेरा, ठीक है, थोड़ा सा लिखता ही अलग हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये हमें लिख देना, जबकि लिखा हुआ ऐसा था 135 डॉट डॉट डॉट, लेकिन हमने क्या लिखा? उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, जिसमें हमने प्रॉपर्टी लिखी उसकी, ठीक है, और वेरिएबल उसकी। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, शायद क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों सभी को। आगे बढ़े, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंशिएशन होता है, जो डिफरेंस होता है हमारा, जो है 40 मिनट का वीडियो हो गया है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसे ऐसे ही चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 घंटे का कोई लेक्चर बड़ा नहीं होता है, आप समझते रहो, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इससे ऐसा मतलब क्यों लेकर आया मैं, क्योंकि आप समझ पाओ कि कौन से पॉइंट जो दोनों में यूज होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ठीक है।
कंसेप्ट आपका गलत नहीं जाना चाहिए। कर्ली ब्रैकेट दोनों में लगता है, सही बात है। रिपीटिशन अलाउ नहीं है, दोनों में अलाउ नहीं है, बात समझना, दोनों में रिपीटिशन अलाउ नहीं है। रिपीटिशन का मतलब है जब कोई आप सेट वेल्डर फॉर्म या कोई भी रोस्टर फॉर्म लिख रहे हो तो उसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इधर ऑर्डर मैटर नहीं करता, दोनों में ऑर्डर मैटर नहीं करता, दोनों में ही ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं भाई किससे करते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट वेल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में करते हैं, रोस्टर, ये तो नॉर्मल सी बात है। इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, हाँ इसमें भी और इसमें भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमें समझ में तो आए। अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो हम उसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे। जैसे अगर वो ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, सारा मिक्स है, तो हम कैसे लिखेंगे कि वो क्या है। एक बात समझ रहे हैं आप, जैसे कि रियल नंबर को हम नहीं लिख सकते सेट वेल्डर फॉर्म में। इसको रियल नंबर को क्यों नहीं लिख सकते, रियल नंबर को। अब मेरे प्यारे बच्चे, रियल नंबर जो होता है, देखना ध्यान से, रियल नंबर जो होता है उसको हम सेट वेल्डर फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। अब अगर वो रेशनल इरेशनल दोनों है, रेशनल में आपको यार देखने को मिल जाएगा इंटीजर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें रूट की संख्याएं मिल जाएंगे, इसमें माइनस प्लस संख्याएं मिल जाएंगे, -2 रूट नहीं मिलेगा, ठीक है, -1 0 1 2, और आप कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या लिखूं, ठीक है। तो रोज जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना शायद इजी है, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको कि क्या लिखें, प्रॉपर्टी क्या डालें हम, ठीक है, ये बात है। तो इस चीज को समझना, आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। अब आगे देखो, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में क्या चीजें हैं जो कॉमन है या जो चीजें अलग है, ठीक है। एलिमेंट डायरेक्टली लिखते हैं, हाँ एलिमेंट डायरेक्टली लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं लिख दूंगा 1 2 3 लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा, नेचुरल नंबर लिख दूंगा, जबकि इसमें नहीं लिखते, इसमें हम लिखते हैं x such that x इज एन नेचुरल नंबर या इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर ए आएगा। रूल प्रॉपर्टी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लिखते हैं, नहीं इसमें प्रॉपर्टी नहीं लिखते, इसमें जबकि प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। स्मॉल सेट के लिए इजी है भाई, इजी है, जबकि ये इजी नहीं है, छोटे सेट के लिए इजी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि लिखो एक इवन प्राइम नंबर लिख के दिखाओ, क्या लिख के दिखाओ, एक इवन प्राइम नंबर लिख के दिखाओ सेट की फॉर्म में। तो आप इवन प्राइम नंबर लिख दोगे, कैसे लिख दोगे भाई, इवन प्राइम नंबर तो सबको पता है कि इवन प्राइम नंबर होता है सिर्फ 2, ऐसा नंबर सिर्फ 2 ही होता है, ठीक है। क्या होता है, ऐसा नंबर सिर्फ क्या होता है, 2 होता है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। तो आपने कहा, मैंने कहा कि आप लिख के दिखाओ एक इवन प्राइम नंबर सेट की फॉर्म में, तो आप कहोगे कि 2 ही है, कि ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। लेकिन अगर मैं उसे किसमें लिख के बोलूं, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको बड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर। अब इतना बड़ा लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको छोटा जो छोटा है, छोटे के लिए इजी नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ लिखा, कंसेप्ट को लिखा, प्रॉपर्टी को लिखा है, ठीक है। लेकिन आप समझो कि ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, क्या हो गया, बड़ा हो गया, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल सेट के लिए ये यूजफुल है, कौन, रोस्टर फॉर्म, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म यूजफुल नहीं उतना ज्यादा, ठीक है। इनफाइनाइट सेट के लिए बेटर है, किसके लिए, इनफाइनाइट सेट के लिए बेटर है ये, ठीक। कौन बेटर है, ये बेटर नहीं है, जबकि ये बेटर है इनफाइनाइट सेट के। इनफाइनाइट सेट में हम ऐसे वर्ड डाल देंगे, प्रॉपर्टी लिख देंगे, बहुत इजी रहेगा, ठीक है। वेरिएबल यूज होते हैं, इसमें नहीं होता कोई वेरिएबल यूज, इसमें नहीं होता, जबकि इसमें वेरिएबल यूज होता है। क्या होता है, वेरिएबल यूज होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है शायद, ठीक है, यहाँ पर मैं सेकंड बार में क्या लगा सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं y सच दैट y लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, ये जो मैंने x सच दैट x लिखा है, यहाँ पे मैं गलत नहीं था, ऐसी बात नहीं है, z सच दैट z लगा सकता हूँ। तो वेरिएबल बदले जा सकते हैं, वेरिएबल यूज किए जाते हैं, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, जबकि रोस्टर फॉर्म में वेरिएबल नहीं यूज होते। तो आसान था आपके लिए सब समझना। देखो यहाँ पे बताया, नीचे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे बोला 2 डॉट लगाते हैं, ठीक है, या ऐसे मोड लगाते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि सच दैट होता है, उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में तो लगाते नहीं है, किस में लगाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लगाते हैं। अब ये सब जब हम पढ़ लेते हैं तो ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है कि अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसे मैं लिखूंगा n से, किसे लिखूंगा, n से, समझ में आ गया। कोई कैपिटल N से लिखूंगा, अगर कोई इंटीजर है तो उसे हम z से लिखेंगे, अगर कोई, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है तो उसे हम q से लिखेंगे, ठीक। और अगर ध्यान रखना इस बात को, जैसे मैं कभी कभी बिलोंग टू का साइन लगा करके, ऐसे बिलोंग टू का साइन लगा करके, जैसे छोटा n है और इसको ऐसे लिख करके कैपिटल N डालूंगा, इसका मतलब है जो N बिलोंग करता है वो किसको करता है, नेचुरल नंबर को करता है, ठीक है। तो ये समझना होगा आपको, ये अभी लिखूंगा आगे तो कंसेप्ट में आएगा, क्योंकि जरूरी भी है, समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो N जो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है,
एन जो कैपिटल एन है वो डिनोट करेगा किसको, नेचुरल नंबर को, जेड करेगा किसको, इंटीजर को, क्यू करेगा किसको, रेशनल को, आर करेगा किसको, रियल नंबर को, आर यानी रियल नंबर, ठीक है, क्यू यानी कि रेशनल नंबर। जेड प्लस सिक्योरिटी जो होती है, जेड प्लस वो पॉजिटिव इंटीजर को करता है। इंटीजर दो टाइप्स के होते हैं ना, इंटीजर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर जेड है सेट ऑफ ऑल इंटीजर जेड, लेकिन जेड प्लस प्लस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो यहाँ पहले ही दिया है, तो यानी कि जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर होगा, और क्यू प्लस क्या होगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। कौन से नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। एंड आर प्लस होगा सेट ऑफ रियल नंबर, जो पॉजिटिव रियल नंबर, जितने भी प्लस आ जाए प्लस आ जाए प्लस आ जाए वो सभी पॉजिटिव होंगे। बस ध्यान रखना है, जेड हम किसको कहते हैं, इंटीजर को कहते हैं, क्यू हम किसको कहते हैं, रेशनल को कहते हैं, आर हम किसको कहते हैं, रियल नंबर को कहते हैं। तो ये चार देखो, चार बातें, इसमें तीन बातों का उल्टा है, ठीक है, रिपीटेशन है, मतलब अलग है थोड़ा सा पॉजिटिव पॉजिटिव के बारे में। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही कंसेप्ट आएगा तो हम इससे आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। शायद इसके बाद एक्सरसाइज आ रहा होगा हमारा, ओके, एक्सरसाइज आ गया हमारा। तो इस एक्सरसाइज को मैं चाहता हूं कि आप जो है पहले इंट्रोडक्शन देखिए छोटा सा 45 मिनट का, ठीक है, 45 मिनट की वीडियो यहाँ दिख रही है कि बन गई है। तो पहले इस इंट्रोडक्शन को आप पढ़िए, समझिए, फिर हमारा जो ये चैप्टर होगा एक्सरसाइज 1.1 इसे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा टाइम में आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा एक बैग पढ़ लीजिए, पहले आप कंसेप्ट को समझ लेना है, फिर आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, इस एक्सरसाइज को। इसमें आप देख रहे हो, क्वेश्चन समझ लो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब ये कौन सा कलेक्शन है, हमसे पूछा जस्टिफाई करो योर आपके आंसर को, वो सेट है या नहीं है। तो यार जे से स्टार्ट होने वाले कौन से, जनवरी है, जून है, जुलाई है, ऐसी मंथ है। तो आप भी बताओगे, यही मैं भी बताऊंगा, यही तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हाँ वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये क्या हुआ, सेट हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया हाँ सेट हुआ। तो बस इतनी सी बात है, तो यानी कि ये सेट है, और इसे भी देख लेंगे कि क्या है, ठीक है। तो समझो इस एक्सरसाइज को हम अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो जल्दी से देख करके कंप्लीट करके पार्ट 1 पे या पार्ट 2 जो भी नाम लिखूंगा मैं उस पे आ जाना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा टाइम लूंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे, ओके, आगे बढ़ते हैं।